Good morning all. This is a presentation on thermochemistry. As the name suggests, thermo means heat. So the first thing that we are going to discuss is heat. Heat is a form of energy that always flows from a warmer object to a cooler object. हीट क्या होती है? एनर्जी होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमेशा वार्म ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट पे जाती है। कभी भी हीट ट्रांसफ़र होगी तो वार्म ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट में होगी। ये कभी नहीं होता कि पहले कूलर में थी और फिर वार्मर में चली गई। हीट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, और जो हीट का सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने के लिए वो होता है क्यू। द सेकेंड थिंग इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है? Thermochemistry is the study of the heat changes that occur during chemical reactions and physical changes of state. अब थर्मोकेमिस्ट्री हीट चेंज होता है कब, और वो चेंज कब होता है? जब केमिकल रिएक्शंस हो या फिर जो स्टेट होती है उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो जाए। जब रिएक्शन होते हैं या तो तब हीट चेंज हो सकता है या फिर फिजिकल स्टेट में कोई चेंज आए तब हीट में चेंज आ सकता है। तो इसी जो हीट चेंज होता है इसी को कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। अब सेकंड है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट इन एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर इज डिस्ट्रॉयड। तो थर्मोकेमिस्ट्री का लॉ या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम सबको पता ही है कि ना ही तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द ग्रेट डिबेट यानी मतलब दो बातों पे अब तकरार चल रही थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन लॉस हीट और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्बिंग हीट। अब ये हम सबको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। पर ऐसा होता क्यों है ये हम आगे देखेंगे। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक thermochemistry is the concern with the flow of heat between a chemical system and its surrounding. थर्मोकेमिस्ट्री किस चीज़ से रिलेटेड है? फ्लो ऑफ हीट से। किस किस के बीच में? केमिकल सिस्टम या फिर केमिकल रिएक्शन और सराउंडिंग के बीच में। अ सिस्टम इज़ द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ऑन विच यू फोकस योर अटेंशन। और जो सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक पार्ट है यूनिवर्स का जिसमें हम फोकस करते हैं। सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, और सराउंडिंग यानी जो सिस्टम के अलावा रह जाता वो। द सिस्टम एंड द सराउंडिंग कंस्टिट्यूट द यूनिवर्स, और सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के यूनिवर्स होता है। अब इन सब बातों का एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से क्या रिलेशन है? इन बातों का इनसे ये रिलेशन है कि जब हीट का फ्लो होता है सिस्टम में, जैसे इन थर्मोकेमिकल कैलकुलेशन द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो इज़ गिवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हीट फ्लो को बताया जाता है। अ प्रोसेस दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और सराउंडिंग की क्यों इसमें बात की गई है? वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है कहाँ से? सराउंडिंग से, उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। और द प्रोसेस दैट लूजेज हीट टू द सराउंडिंग इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस प्रोसेस में हीट लॉस होती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने दो टर्म्स की पहले क्यों बात की, सिस्टम और सराउंडिंग की। वो कैसे रिलेटेड है? जो हीट का एब्जॉर्प्शन और रिलीज़ होता है वो सराउंडिंग में होता है, तब की जो हीट फ्लो होती है वो सिस्टम में होती है, और सिस्टम सराउंडिंग टुगेदर फॉर्म्स द यूनिवर्स। द नेक्स्ट इज़ यूनिट्स ऑफ हीट। अब जब हीट की बात कर ही ली तो उसकी यूनिट्स की भी बात होनी चाहिए। तो हीट्स की क्या क्या यूनिट हो सकती हैं? अ कैलोरी इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर 1 डिग्री सेल्सियस। अब कैलोरी की यूनिट होती क्वांटिटी ऑफ हीट है जो टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर का टेम्परेचर कितना रेज कर देती है? 1 डिग्री सेल्सियस से रेज कर देती है। अ कैलोरी और डेट्री कैलोरी इज़ इक्वल टू 1000 कैलोरीज। और जो एक कैलोरी होती है या फिर डाइटरी कैलोरी होती है वो 1000 कैलोरीज के इक्वल होती है। जैसे जो खाने में कैलोरीज होती हैं और जो यहाँ पे हीट कैलोरी में होती है, ये उन दो चीज़ों के बीच में रिलेशन है। अ जूल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हीट एंड एनर्जी। और जो एसआई यूनिट होती है हीट की वो होती है जूल, और किसकी होती है एसआई यूनिट? एनर्जी की भी।
हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, तो इसी वजह से हीट और एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 100 कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी विच इज इक्वल टू 4184 जूल एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। द नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या होता है? द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट इट टेक्स टू चेंज एन ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर बाय एग्जैक्टली 1 डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी एक ऑब्जेक्ट हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट जितनी भी हीट ले, किस रीज़न से हीट ले या क्या करने के लिए हीट ले, एक ऑब्जेक्ट जितनी भी हीट ले किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए, उसे कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी। द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज़ द हीट कैपेसिटी। अब जितना ज़्यादा मास होगा उतनी इजीली वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकता है। तो ग्रेटर द मास ग्रेटर इज़ द हीट कैपेसिटी। The heat capacity of an object also depends on its chemical composition। अब जो हीट कैपेसिटी है वो मास पे तो डिपेंड करती ही है, केमिकल कंपोजिशन पे भी डिपेंड करती है। Specific heat capacity of a substance is the amount of heat it takes to raise the temperature of 1 gram of the substance by 1 degree Celsius। Specific heat is represented by C। तो स्पेसिफिक हीट का क्या सिंबल होता है? C। और जैसे पीछे दिखा था तो हीट का क्या सिंबल था? Q। अब अगर यूनिट की बात करें तो द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट आर जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वाटर हैज़ अ हायर स्पेसिफिक हीट देन मोस्ट सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे किसकी सबसे हायर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो किसकी मानी जाती है? वाटर की। हीट इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब यहाँ पे M क्या रिप्रेजेंट करता है? मास इज इन ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट इज इन जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट इज मेजरिंग एंड एक्सप्रेसिंग एंथैल्पी चेंजेस। अब एंथैल्पी चेंजेस को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो उन्हें जो मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमेट्री इज़ द एक्यूरेट एंड प्रीशियस मेजरमेंट ऑफ हीट चेंज फॉर केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। तो चाहे केमिकल प्रोसेस हो या फिजिकल प्रोसेस हो, दोनों को मेज़र करने के लिए कैलोरीमीटर को कैलोरीमेट्री को एक्यूरेट मेथड समझा जाता है। Calorimeters are devices used to measure the amount of heat absorbed or released during chemical and physical process। कैलोरीमीटर का क्या काम होता है? वो हीट या अमाउंट ऑफ हीट को मेज़र करते हैं। कौन से अमाउंट ऑफ हीट को जो एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है ड्यूरिंग केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट इज एंथैल्पी इज़ द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एंथैल्पी और एनर्जी या फिर एंथैल्पी और हीट, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो एंथैल्पी एक हीट कंटेंट होता है सिस्टम का, कब? कांस्टेंट प्रेशर पे। एंथैल्पी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H और एंथैल्पी को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं H से। कैलोरीमीटर, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है और फॉर्मूला भी दिया गया है कि हीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। Q इज़ इक्वल टू डेल्टा H या फिर Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T। हीट चेंज साइन कन्वेंशन। अब जो हीट चेंज होते हैं उनके साइन कन्वेंशन बताए गए। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो की बात करें अगर हम, कि हीट जब सिस्टम से बाहर निकलती है यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो साइन होता है माइनस डेल्टा H और रिएक्शन का टाइप यानी टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक। और अगर हम सेकंड केस की बात करें जो कि है हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, जब हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, तो जो सिंबल होता है या साइन होता है वो होता है प्लस डेल्टा H और जो टाइप ऑफ रिएक्शन होती है वो होती है एंडोथर्मिक। सो दीज वर द टू हीट चेंज साइन कन्वेंशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन कौन से होती है? द इक्वेशन दैट इंक्लूड द हीट चेंज
इज़ अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। हीट थर्म का मतलब आ रहा है, तो थर्म है तो हीट की तो बात होएगी, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा, वो इक्वेशन जिसमें हीट चेंज हो। द हीट ऑफ रिएक्शन इज़ द हीट चेंज फॉर द इक्वेशन एग्जैक्टली एज रिटन। अब जैसे हम नीचे देख सकते हैं, CaO है सॉलिड फॉर्म में, प्लस H2O है लिक्विड स्टेट में, क्या देता है CaOH ट्वाइस। डेल्टा एच यहाँ पे क्या होती है -65.2 किलो जूल। अब पीछे हमने सिंबल देखा था, अगर माइनस लगा है डेल्टा एच के साथ, तो इसका मतलब क्या, कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, तो हीट क्या हो गया रिलीज। तो ये हो गई ना एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन, डायरेक्टली हमें पता चल गया कि हीट का चेंज हुआ है। कैसा चेंज हुआ है, रिलीज हुई है। नेक्स्ट है CO3 2NaH। CO3 सॉलिड स्टेट में ये देता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे डेल्टा एच कितना है +129 किलो जूल, +129 किलो जूल। सिंबल से भी पता चल रहा है कि हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, और प्रोसेस कौन सी है, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग हीट्स ऑफ रिएक्शन। Hess law of heat summation states that if you add two or more thermochemical equations to give a final equation, then you can also add the heat changes to give the final heat change. अब हैस्लो ने क्या कहा था कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को ऐड करके एक फाइनल इक्वेशन बना सकते हैं, तो हम दो से ज़्यादा हीट चेंजेस को मिला के फाइनल हीट चेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। So this was the method to calculate heat of reaction. Next is heat in changes of state. State change होने में heat का क्या होता है? The heat of combustion is the heat of reaction for the complete burning of 1 mole of a substance. जैसे heat of combustion है, state को completely change करती है, तो हीट ऑफ कम्बशन कम्प्लीटली बर्निंग ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। जब 1 मोल सब्सटेंस कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, उसे कहते हैं हम हीट ऑफ कम्बशन, और इट इज़ अ काइंड ऑफ हीट विच चेंजेस द स्टेट। डेल्टा एच, अब डेल्टा एच की हमने पीछे भी बात की थी, या ये क्या होता है, एंथैल्पी। सो द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस मेल्टिंग फ्रॉम a solid to a liquid at constant temperature is the molar heat of fusion. molar heat of fusion एक नई टर्म आई है, molar heat of fusion। ये क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है by 1 mole of a substance melting from a solid to a liquid at constant temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सॉलिड से लिक्विड में सब्सटेंस चेंज होता है और हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। The heat lost when 1 mole of a liquid change to a solid, यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, मतलब स्टेट कौन सी चेंज हो रही है, लिक्विड से सॉलिड, और हीट क्या हो रही है, लॉस्ट। जबकि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन में क्या था, हीट एब्जॉर्ब। So the heat lost when 1 mole of a liquid changes to a solid at constant temperature is the molar heat of solidification. तो ये क्या हो गया, मोलर हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। और जो रिलेशन है मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न और मोलर हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन में, वो है डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ सॉलिड। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बोथ मोलर हीट्स। Next is the heat absorbed by 1 mole of a substance changing from a liquid to a vapor is the molar heat of vaporization. अब vaporization का हमें पता ही है कि लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाते हैं, बस यहाँ पे क्या हमें याद रखना है कि हीट एब्जॉर्ब होती है, और इसे हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद है द हीट रिलीज्ड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस चेंजिंग फ्रॉम अ वेपर टू अ लिक्विड इज़ द मोलर हीट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर से लिक्विड में आना, और हीट इसके दौरान क्या होते हैं, रिलीज, तो इसे कह देते हैं मोलर हीट ऑफ कंडेंसेशन। और जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है वो होता है डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन। तो यहाँ पे जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये कि किस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, किस में हीट रिलीज हो रही है। बाकी जो टर्म से ही पता चल रहा है कि वेपराइजेशन है तो लिक्विड से वेपर, कंडेंसेशन है वेपर से लिक्विड। ऐसे ही पीछे था हमारा फ्यूज़न और सॉलिडिफिकेशन में, ये याद रखना है
कि एब्जॉर्ब हो रही है तो फ्यूज़न है, लॉस्ट हो रही है तो सॉलिडिफिकेशन है। बाकी तो हमें पता ही है कि सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में जाना। तो ये जो याद रखने की बात है वो है कि हीट लॉस किस में हो रहा है और हीट एब्जॉर्ब किस में हो रहा है। नेक्स्ट इज द हीट चेंज caused by dissolution of 1 mole of a substance is the molar heat of solution। और मोलर हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, जो हीट चेंज होता है डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब जो हीट चेंज एक मोल को डिसोल्व कर दे उसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज डेल्टा एच नॉट लगा है, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड है। अब वो किसी भी जैसे स्टैंडर्ड मोलर हीट, स्टैंडर्ड स्पेसिफिक, मतलब नोट डेल्टा एच नोट का मतलब नोट लगने से कौन सा वर्ड ऐड हो जाता है, स्टैंडर्ड। सो द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन of a compound is the change in enthalpy that accompanies the formation of 1 mole of the compound from its element with all substance in their standard states at 25 degrees Celsius। टेम्परेचर क्या रहता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो उसकी चेंज इन एंथैल्पी कब, जब एक मोल बन रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट विद ऑल सब्सटेंस इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स। यहाँ पे फ्रॉम इट्स एलिमेंट से क्या मतलब है कि जो उसकी फ्रीज स्टेट होती है जिसमें वो कंपाउंड पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं प्योर स्टेट होती है जो उसकी एलिमेंटल स्टेट होती है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट वर्ड है वो इससे रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द डेल्टा एच एफ नोट। एच एफ नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को। सो द डेल्टा एच एफ नोट ऑफ अ फ्री एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज़ ज़ीरो। और किसी भी फ्री एलिमेंट में, किसी भी फ्री एलिमेंट की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है उसमें उसकी जो डेल्टा एच एफ नोट होती है ज़ीरो होती है फॉर ऑल केसेस। डेल्टा एच नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ नोट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ नोट ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच नोट को निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया, डेल्टा एच एफ नोट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ नोट ऑफ रिएक्टेंट। हेयर इट इज़ हीटिंग कर्व फॉर वाटर। जब वाटर को हीट करते हैं उससे जो हमें कर्व निकलता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। इस वजह से ये एक ग्राफ फ्लोटेशन की हेल्प से आसानी से रिमेंबर हो सकता है। सो दिस इज़ अ हीटिंग कर्व ऑफ फॉर वाटर। जब हम वाटर को हीट करते हैं तो कैसे, पहले सॉलिड मेल्ट होता है, उसके बाद लिक्विड बिगिंस टू बॉयल और लिक्विड एवेपोरेट। तो ये कौन कौन से स्टेजेस है, उसमें टेम्परेचर कैसे, इनकी अमाउंट ऑफ हीट जो ऐड हो रही है उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर पे क्या चेंज आ रहा है, उसका ये ग्राफ प्लॉट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री। हियर वी हैव डिस्कस्ड हीट्स, एंथैल्पीज, heat of formation, molar heat, heat of solidification, and all other things about heat and thermochemical equation, thermochemical reaction. Thank you.